स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के अपने सांसदों से मुलाकात की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या खास है इसमें? अगले 10 दिनों में आज से शुरू होकर के प्रधानमंत्री का कुल 430 सांसदों से मुलाकात करने का प्लान है। आज उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से कानपुर, ब्रिज, बुंदेलखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के 83 सांसदों से उनकी मुलाकात होगी। 2 बैचेस में ये मुलाकात करेंगे, आज शाम 6:30 बजे और 7:30 बजे। पहली बैठक में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, और दूसरी बैठक में गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ मौजूद होंगे। इस दौरान 21 केंद्रीय मंत्री भी मेजबान के तौर पर वहां होंगे। और यह पहली बार हो रहा है जब एनडीए के सांसद क्षेत्रवार प्रधानमंत्री से मुलाकात करने जा रहे हैं। 18 जुलाई को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के 25 साल पूरे होने पर सभी 39 दलों की बैठक हुई थी, और इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने 2024 के लिए आम चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने की बात कही थी। कहा जा रहा है कि भाजपा लोकसभा चुनाव में 50% वोट शेयर कैसे सुरक्षित करे, इसको लेकर के अब मंथन कर रही है। और सीधा प्रधानमंत्री अपने सांसदों से मुलाकात करके अब उन्हें कोई मंत्र देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री सीधे सांसदों से मिलेंगे, इसका कितना बड़ा इंपैक्ट आप देखते हैं? अलग अलग क्षेत्रों के सांसद उनके सामने बैठेंगे। नहीं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट, खास तौर से चुनाव से कुछ महीने पहले सबको मालूम है कि उनकी परफॉर्मेंस का असेसमेंट हो रहा है और उसी के आधार पर टिकट मिलेगा। और इस बार जो है 14 से 19 तक स्थिति थोड़ा अलग थी। इस बार जो है सांसदों पर बड़ा दबाव रहा है। अगर आज आप भाजपा के किसी सांसद से बात कर लीजिए तो कहेगा कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है। एक कार्यक्रम खत्म होता है तब तक दूसरा कार्यक्रम आ जाता है और उस पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग होती है, असेसमेंट होता है कि किसने कैसा किया, कैसी परफॉर्मेंस रही, अच्छा किया, खराब किया, कमी हुई तो क्यों हुआ। और इस सब के बावजूद प्रधानमंत्री पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, उनको लगता है और होना चाहिए। तो सांसद का काम जो पहले आते ही उन्होंने कह दिया था कि ये ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ये सब आपका काम नहीं है। आप क्षेत्र का काम, अपने चुनाव क्षेत्र का काम देखिए, वहाँ डेवलपमेंट की योजनाओं में और इस तरह के विकास के कामों में अगर कोई दिक्कत हो तो उसके बारे में ज़रूर बताइए। तो सांसदों पर बहुत दबाव है काम करने का। इसका असर ये होगा कि एंटी इनकम्बेंसी कम से कम होगी। ज्यादा कार्यक्रम किस तरीके के होते हैं? ये जनसंपर्क के कार्यक्रम होते हैं? सब जनसंपर्क के कार्यक्रम होते हैं। तो जनसंपर्क तो नेता लोग सुबह उठ करके नहा धो के बरामदे में बैठ जाते हैं, वही हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का। अभी कल ही जो उन्होंने मन की बात में मेरी माटी मेरा देश, अब 7,500 कलश यात्राएं चलेंगी। पूरा पार्टी की मशीनरी उसमें एक्टिव हो जाएगी। अब वो कलश यात्राएं दिल्ली आएंगी, मिट्टी लेकर उस इलाके के, जिस इलाके से यात्रा चलेगी, जिस इलाके, वहाँ की मिट्टी और एक पौधा, उसको लाकर यहाँ जो वॉर मेमोरियल है उसके बगल में एक अमृत वाटिका बनेगी। तो अब देखिए सबका इन्वॉल्वमेंट हो गया, जिसने भी मिट्टी दी, पौधा दिया, जो उस रैली में शामिल हुआ, जो उस कार्यक्रम के आयोजन में था। तो ये जो पब्लिक पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारा समाज का पुरानी अवधारणा थी कि सब कुछ सरकार या जो है सत्ता नहीं करती, समाज की भी जिम्मेदारी होती है। समाज की भागीदारी जब तक नहीं होगी तब तक वो बात बनती नहीं। लेकिन क्या इस किस्म की कवायद प्रधानमंत्री ने 19 के चुनाव से पहले भी की थी? आपको याद आ रहा हो, मतलब कि सांसदों को सीधे 1-to-1 सांसदों से मिलना, हाँ, बताना कि भाई स्टॉक टेकिंग लेना। 2019 के चुनाव से पहले भी हुई थी और इस तरह की बैठक वो बीच बीच में भी करते रहते हैं, सांसदों से बुलाकर अलग अलग समूह में मिलकर किस तरह के सवाल पूछते हैं। एक सांसद ने बताया कि अगर कोई संघ से जुड़ा हुआ है, संघ की विचारधारा के बारे में कुछ लोगों से बात की आपने? ऐसे लोगों से जो संघ से नहीं जुड़े हैं उनको घर पर बुलाइए, कहीं और मिलिए, उनको बताइए सरकार की योजनाओं के बारे में कितने लोगों से बात की। मतलब इस तरह की चीज़ें, मतलब सांसदों को लगता है कि इम्तिहान में बैठे हैं, बड़ी मुश्किल, कई लोगों को पसीना छूटने लगता है, उनको लगता है कि ये मैसेज जा रहा है कि हम तो कुछ करते ही नहीं हैं। तो पूछते हैं कि क्या क्या कार्यक्रम करते हैं, खाली समय में क्या करते हैं जी, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़े हुए हैं, किस तरह से जो आपके साथ नहीं हैं उनको जोड़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो इस सब का असर होता है। सांसद होना आज की तारीख में बड़ा मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है।
अच्छा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अब आजकल तो सर्वे का दौर शुरू हो गया सब जगह। हमने भी एक सर्वे किया, आपको बताया, देश की आवाज, उसमें अभी फिलहाल ये दिखाई दे रहा है कि देश में नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती देने वाला कोई अलायंस या कोई नेता उभरता हुआ तो दिखाई देता नहीं है। ऐसी ही खबर ये है हर्षवर्धन जी की बीजेपी में भी सर्वे का सिलसिला शुरू हो गया है और खास तौर पर मंत्रियों के सर्वे हो रहे हैं। और ये जो खबरें हैं उसके हिसाब से कि कम से कम 6-7 ऐसे टॉप मंत्री हैं जिनको लेकर के चर्चा है कि इनका अभी का माहौल ठीक नहीं है, चुनाव अभी आसान नहीं है। और एक उस दिन हम लोग बात कर रहे थे जब ओपिनियन पोल में, तो यूपी की बात हुई थी और जो वहाँ की सबसे एक हाई प्रोफाइल सीट जो कि अपसेट हुआ 2019 में बीजेपी ने ली थी, नाम नहीं ले रहा हूँ, उसको भी बताया जा रहा है कि थोड़ा इस बार दिक्कत है। नहीं, देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि अब हम लोग वो वाला अनुमान नहीं लगा रहे हैं कि कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार, लेकिन उत्तर प्रदेश से ही 2 कम से कम मंत्री हटाए जाएंगे न्यूनतम, और 2 लोग शामिल होंगे, जिसमें एक ब्राह्मण मंत्री हो सकता है, एक दलित मंत्री हो सकता है। अब जो लोग उत्तर प्रदेश को जानते हैं वो ज़्यादातर लोग इसको समझेंगे भी, और वो जो अभी नया पार्टी का जिसको कहते हैं ना कि नई लिस्ट आई है, तो उसके हिसाब से तय भी हो गया। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीज़ों को खुद बहुत ध्यान देते हैं, तो इन लोगों के जिनका रिपोर्ट कार्ड से नाम कटा है, जो मंत्री अभी हैं लेकिन उनको तय है कि वो जाने वाले हैं। दूसरा, जो पार्टी संगठन में थे वो मंत्री में आने वाले हैं, उनको इस बार उन जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। ये बहुत साफ साफ दिख रहा है। अब जो बड़े हाई प्रोफाइल मिनिस्टर्स का मामला है उसमें थोड़े कुछ पेच हैं, उनको हटाने की स्थिति नहीं बन रही है। उनको हटाने के लिए उनकी दूसरी वजहों से, उनकी कई, जिसको कहें कि पार्टी का, जिसको आप कहें कि आइडियोलॉजी के लिहाज से जो संगठन का वैचारिक काम होना चाहिए था, जो पार्टी के लोगों से उनकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी, यानी जिनको कहते हैं ना कि उनका काम हो रहा है कि नहीं, वर्कर का काम हो रहा है कि नहीं, उन सारी चीजों पर वो लोग बहुत कमजोर थे। उसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता थी, लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि वो बड़े बदलाव नहीं होने वाले हैं। ये मतलब मुझे दिखता है, और जो जानकारी जो निकल कर आ रही है, लेकिन निश्चित तौर पर जल्दी ही आपको जो नए मंत्रिमंडल में वो चेहरे दिखेंगे। और मैं इसलिए अनुमान कयास वो वाले नहीं लगा रहा हूं कि आज से फिर शुरू हो जाएगा कि ये वाली तारीख या वो वाली तारीख। अब जब तक खबर नहीं आती तब तक छोड़ दीजिए, तो वो ठीक नहीं, लेकिन ये तय है, वो एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। मुझे लगता है कि शायद मंत्रिमंडल का विस्तार अब नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि उम्मीद ये थी कि सरकार से कुछ लोग निकलेंगे, तो उनमें से कुछ लोगों को संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी। संगठन की टीम तो संगठन की टीम बन गई, तो इसलिए अब जो है, क्योंकि समस्याएं उसमें बहुत हैं, केवल बीजेपी का मामला नहीं है, अब तो एनडीए के घटक दलों का भी है ना, कि एकनाथ शिंदे के गुट से कौन होगा, अजीत पवार के गुट से कौन होगा, और फिर चिराग पासवान, और इस तरह का भी झगड़ा है, चाचा भतीजा दोनों रहेंगे। बड़े दर्द चल रहे हैं दुनिया में प्रदीप जी, अभी तो जितने आपने नाम लिए सब बड़े कष्ट में हैं। हाँ, बड़ी उम्मीद में हैं, लेकिन उसी मुझे लगता है कि उसी वजह से अब शायद तय कर लिया है कि नहीं होगा, वरना होता तो दोनों साथ होता। जो मंत्रिमंडल से बाहर जाते और जिनको संगठन की जिम्मेदारी दी जानी होती, वो पद खाली रखे जाते, वो पद भर दिए गए। तो इसलिए मुझे लगता नहीं, जैसे बांदी संजय कुमार, ये उम्मीद थी कि जी किशन रेड्डी को अध्यक्ष बनाकर भेजा गया तो उनकी जगह मंत्रिमंडल में आ सकते हैं, तो उसकी संभावना तो खत्म हो गई। अब ठीक है, उनको महामंत्री बना दिया गया। तो इस तरह से मतलब इस सरकार में हो कुछ भी सकता है। मतलब ये कैविएट आप एंड में लगा देते हैं। बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये नहीं ही होगा, और ये भी नहीं कह सकते कि ये होगा ही। देखिए, हमारे सर्वे में इंडिया टीवी, एक चीज जोड़ दूं मैं, एक चीज जोड़ दूं, जो प्रदीप जी कह रहे हैं वो लगभग सही है, लेकिन दरअसल असली दबाव वहीं का है। और जो ये आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जिनको इधर से उधर किया, या कहें कि इधर जिनको नहीं रखा गया, वो उसीलिए नहीं रखा गया, वो साफ साफ नाम दिख रहे हैं। अगर आप उस सूची को देखेंगे तो बहुत साफ साफ वो नाम दिखते हैं। और वो दबाव भी है जो आप जिनको कहते हैं जो सहयोगी दल है, उनका दबाव है। वो ऐसे लोग नहीं है, वो चाहेंगे 6 महीने के लिए मंत्री बना दो, भाई हम केंद्रीय मंत्री रहेंगे 6 महीना, चुनाव के वक्त जाएंगे तो हम मंत्री के तौर पर रहेंगे। तो ये एक बड़ा दबाव है जिसकी एक्सरसाइज लगभग पूरी हो चुकी है। अब वो मैं बार बार कह रहा हूं कि वो तारीख का अनुमान लगाना वो असंभव है, इसलिए उसको छोड़ दो। आप कह रहे हैं मंत्री बना दें, जो मंत्री बने हुए छोड़िए, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनके अंदर का संशय नहीं जा रहा है, सेल्फ डाउट है, वो जो जाके नहीं दे रहा है। और भाई किसको बनाएं, वहां समस्या शुरू हो जाएगी। भाई शिंदे गुट से या अजीत पवार के गुट से किसी एक को ही तो बनाएंगे, एक से ज्यादा तो नहीं बनने वाला है। जी, तो बाकी का क्या होगा? नहीं, ये खबर थी कि एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा,
प्रधानमंत्री ने के ऑफिस से उनको जवाब आया आप सपरिवार आइए। सपरिवार आई। हाँ। तो शिंदे साहब ये पशुपेश में पड़ गए, मैं अभी 2 महीने पहले ही तो सपरिवार मिला हूं। हाँ। अब मैं क्या करूं? वो चाह रहे थे राजनीतिक चर्चा करना। हाँ। उनको लग रहा था कि ये मेरे सर पे ला करके ये अजीत पवार फैक्शन बैठा दिया गया है, मैं क्या करूं, मेरी हिस्सेदारी कम हो रही है। प्रधानमंत्री ने बुला लिया पूरे परिवार के साथ, फोटो भी खिंचा ली और भेज दिया। वहां कोई पॉलिटिकल बात हुई नहीं, खबर ऐसी कहती है। और ये दर्द उन्होंने अपने साथियों के साथ साझा किया और उनका कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। तो ये भी एक संकेत है। अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होना होता, मतलब ये कयास ही है, कोई जानकारी नहीं है, तो प्रधानमंत्री पूछते कि किसको आप बनाना चाहेंगे अपनी पार्टी से। तो ऐसा तो कुछ प्रधानमंत्री की ओर से कहा नहीं गया और इसको टालने का मतलब है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे में जाना ही नहीं चाहते। नहीं, इसमें एनडीए के लिए और बीजेपी के लिए जो एक बात खतरे की हो सकती है वो ये कि ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि फिर क्या बीजेपी शिंदे गुट के कुछ लोगों को अपने टिकट पर लड़ाना चाहे। अगर भरोसा नहीं है आपको अपने साथी पर तो आप कहेंगे कि आप हमारे सिंबल पर लड़िए। और बहुत से लोग ऐसा है कि ऐसी सूरत में फिर वो ये चाहें कि फिर इससे भला तो हमारा जो पुराना घर था वहीं था, फिर वो उद्धव ठाकरे का रुख करने लगे दोबारा। नहीं कर सकते थे अगर उद्धव ठाकरे अकेले लड़ रहे होते। उद्धव ठाकरे को बीजेपी ने जितनी सीटें दी थी उतनी मिलेंगी कि नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है। नहीं मिलेंगी ये लगभग तय है। वहाँ 3 दावेदार हैं, कांग्रेस है, शरद पवार की पार्टी है और उद्धव ठाकरे की। तो वहाँ बंटवारे में जितने थे सांसद उतनी भी सीट मिल जाए तो बड़ी बात है। बीजेपी के सिंबल पर ही लड़ेंगे। जो इंडिविजुअल है वो तो सोचता है एमपी तो बन जाएंगे, किसके सिंबल पर है वो बाद की बात है। तो ऑप्शन वहां ये है कि जीतने का भरोसा नहीं, ऊपर से टिकट मिलने का भी भरोसा नहीं। अच्छा, शरद पवार का नाम लिया प्रदीप जी ने तो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपको बताऊं। और शरद पवार साहब का नाम जब भी आता है कई बार तो मन करता है कि उंगलियां सर पर लगाएं और नोचे माल। क्या जो कहना है प्रभु साफ साफ कह दीजिए, जो तय किया है वो बता दीजिए कि तिलक स्मारक ट्रस्ट का जो अवार्ड होगा इस बार पुणे में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाना है। कार्यक्रम के चीफ गेस्ट शरद पवार हैं। वो अवार्ड दिया जाना है कल मेरे ख्याल में। हाँ, कल नहीं, वो 2 तारीख को। अब उसमें चीफ गेस्ट बन के शरद पवार आ रहे हैं। 2 तारीख नहीं, कल ही दिया जाना, मंगलवार को। ठीक, कल। हाँ, उसमें गनीमत बस भर इतनी है कि आयोजकों ने यह कहा है कि अवार्ड शरद पवार खुद अपने हाथ से नहीं देंगे, उसके लिए जो ट्रस्टी होते हैं वो देते हैं अवार्ड। अब शरद पवार डिनाई कर सकते थे कार्यक्रम में जाना, भाई आप मना कर सकते हैं। और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने खासकर बड़ी नाराजगी है कि क्या कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि शरद पवार, मतलब उनकी पार्टी टूटने से पहले इनविटेशन उन्होंने ही दिया था। उनका नाम सजेस्ट करने वालों में भी वो भी थे दूसरे लोगों के अलावा। तो जिस कार्यक्रम को रखवाया उन्होंने, जिसका निमंत्रण उन्होंने दिया, अब पार्टी टूट गई है इसलिए मना कर दे। पार्टी से बड़ा क्या हो सकता है, पार्टी तोड़ दिया। आज उनसे एक डेलीगेशन मिलने वाला है। एक समाजवादी नेता हैं, बाबा कौन सा नाम याद नहीं है हमें, उनके नेतृत्व में उसमें सीपीएम के लोग हैं, एनसीपी शरद पवार के हैं, उद्धव ठाकरे के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, सीपीएम के लोग हैं। ये सब लोग डेलीगेशन मिलने जा रहा है कि आप मत जाइए उस कार्यक्रम में मत जाइए। क्या रह जाएगा? नहीं तो आपका इंडिया अलायंस का क्या रह जाएगा? शरद पवार प्रधानमंत्री को अवार्ड दे रहे हैं, उनको अवार्ड मिल रहा है और आप वहां बैठे हुए चीफ गेस्ट। नहीं, लेकिन ये बताइए कि शरद पवार महाराष्ट्र के जो इतने बड़े नेता हैं, अगर एक कार्यक्रम में वो मुख्य अतिथि के तौर पर जा रहे हैं तो आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि वो प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करेंगे, उनकी विश्वसनीयता और गिर जा रही है। आप उस व्यक्ति का जो कद था जरा सोचिए कि वो किसी मंच पर जाकर दूसरे को अविश्वसनीय बना देते थे। आज वो मंच पर हैं और उनका विश्वास खतरे में है, उनका भरोसा टूट रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किसी तरह का कोई कुछ है ही नहीं, उधर की चर्चा ही नहीं हो रही। सारी चर्चा ये हो रही कि ये जो शिंदे साहब हैं, उद्धव ठाकरे हैं, अजीत पवार हैं, शरद पवार हैं, इनका संकट बढ़ गया है। और मुझे लगता है कि अगर राजनीति से इतर जाएं तो ये इंडिया गठजोड़ के लोग गलत कर रहे हैं। अगर एक संस्था है, उसके संरक्षक के तौर पर, प्रमुख के तौर पर शरद पवार हैं और वो कार्यक्रम पहले से तय था, तो उनको इसे इशू नहीं बनाना चाहिए, धर्म संकट पे नहीं डालना चाहिए। और राजनीतिक जो जिसको कहते हैं ना, कई बार धर्म संकट में कौन डाल रहा है? हर्षवर्धन जी, शरद पवार डाल रहे हैं या क्यों डाल रहे हैं? उनके सहयोगी डाल रहे हैं? अगर इस राहुल गांधी किसी कार्यक्रम में जहां प्रधानमंत्री सम्मानित किए जाने हो वहां पर राहुल गांधी हो सकते हैं मौजूद? क्या नहीं, अगर पहले से कार्यक्रम तय है तो बिल्कुल होना चाहिए। और मैं यही तो कह रहा हूं, ये जो संसद का आज लॉकजैम है उसका असली संकट क्या है?
हाँ, वो उसका असली संकट तो यही है ना कि आप सारी जो जिसको हम कहते हैं संसदीय मर्यादा, एक संसद के अंदर होती है, एक राजनीतिक मर्यादा होती है जो संसद के बाहर होती है, उस सारी राजनीतिक मर्यादा को आपने ध्वस्त कर दिया। हालांकि उस प्रोग्राम में सुशील कुमार शिंदे भी जा रहे हैं, हाँ, कांग्रेस पार्टी के। उसको तो लेकर उद्धव ठाकरे ने टिप्पणी की कि गद्दार और क्या क्या बोला। नहीं, उस शिंदे और सबके ट्रस्ट के जो सचिव हैं या अध्यक्ष हैं, ग्रेट ग्रैंडसन है जी हाँ, लोकमान्य तिलक। हाँ, लोकमान्य तिलक के, वो कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक। तो इसलिए कांग्रेस के लोग नहीं है ऐसा नहीं है। तो वो एक नॉन पॉलिटिकल संस्था है, गैर राजनीतिक संस्था है जो ये सम्मान दे रही है। पहले मनमोहन सिंह को दे चुकी है, अटल बिहारी वाजपेयी को दे चुकी है। तो ये सब मुद्दा इसलिए बन रहा है कि शरद पवार की पार्टी टूट गई। अगर न टूटी होती तो तब भी शायद इतना बड़ा मुद्दा न बनता। सज्जन को किताब लिखनी पड़ेगी मुझे लगता है महाराष्ट्र को देख करके, तब पता चलेगा कि कब किस वक्त क्या कहा था, और उसकी डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी उसमें, किस दिन किसने क्या कहा। नहीं, इसमें आप ये भी देखें कि एक प्रणाली है कि आप पार्टी लाइन से ऊपर उठ के, सोमनाथ चटर्जी जब ये अध्यक्ष थे लोकसभा के, तब भी आप देखिए कि उन्होंने एक पार्टी लाइन लेने से मना किया था, जिसके कारण प्रकाश करात उस समय उन्हें निकाले थे। उसके बाद से भी पहले भी है, यूपीए के दौर में गुजरात में जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो बेस्ट गवर्नड स्टेट का अवार्ड दिया गया था। तो ये एक प्रणाली है। कारण यह है कि अभी क्या हो रहा है कि अपोजिशन पार्टी इतनी ज़्यादा एजिटेशनल मोड में चली गई है कि कोई भी चीज़ जो पार्टी लाइन से ऊपर उठ के हो रहा है उस चीज़ पे आपत्ति हो रही है, और इसमें बुद्धिजीवियों का भी हाथ है। जिस दिन अवार्ड की घोषणा हुई, आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के कुछ बुद्धिजीवी जो हैं, जो काफ़ी सक्रिय रहते हैं, सबसे पहले ट्वीट के माध्यम से आपत्ति उनके तरफ से आई, उन्होंने क्लू दिया अपोजिशन को। तो ये हमें देखना चाहिए कि शरद पवार वगैरह उस पीढ़ी से आते हैं जो कहीं ना कहीं एक पार्टी लाइन लेते हैं, लेकिन बहुत बार आप देखेंगे वो थे, प्रणब मुखर्जी थे जो आरएसएस के कार्यक्रम में जाने के लिए तैयार हुए, मंच पे जाने को तैयार हुए। तो ये लोग पुरानी ब्रीड के पॉलिटिशियन हैं जो पार्टी लाइन तो लेते हैं लेकिन पार्टी से उठ के भी लेते हैं। समस्या आज के जो कांग्रेस और जो नई जमात के जो पॉलिटिशियन है विरोध में, जो वैचारिक दृष्टि से ज़्यादा देखते हैं, जमीनी दृष्टि से कम देखते हैं, उन्हें हर चीज़ पे आपत्ति है। वो उन्हें व्यक्ति के मौजूदगी से, किसी व्यक्ति के नाम से आपत्ति है। तो ये आज के मतलब और शरद पवार सीधे प्रधानमंत्री की बात करें, डिग्री विवाद जब उठाया अरविंद केजरीवाल ने, उसमें उन्होंने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा अडानी वाला उस मुद्दे पर उन्होंने कहा, शरद पवार या दूसरे पहले जो भी पॉलिटिशियन होते थे, उनका संवाद हर पार्टी के नेताओं से होता था। तो संवाद होता था तो संबंध भी होते थे। अरे इससे जुड़ी खबर पर अगली समय हो जाएगा, वो एक उस पर आपसे पहले चर्चा हुई थी ऑफ रिकॉर्ड, नेताओं की तरह, आज ऑन रिकॉर्ड। कि एक और पत्रकार ने ऑफ रिकॉर्ड वाला आज सारा प्रदीप जी बताएंगे, ये भी सवाल है ना। सब बताएंगे, आज सब बताएंगे। नहीं, एक और पत्रकार ने जो है ऑन रिकॉर्ड ये बात कह दी कि 4 तारीख को देश के एक बड़े नेता जिनके पार्टी में अभी बगावत हुई, वो राष्ट्रीय राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं। उसका सीधा इशारा शरद पवार की ओर था। नहीं, उसमें ये इंडिकेशन भी ये था कि जिसने बगावत की, तो 2 नाम लिए जा रहे हैं, एक शरद पवार का, एक अशोक गहलोत का। 2 लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत को, क्योंकि उसमें नीचे एक और टिप्पणी थी कि राजस्थान में कांग्रेस की 96 भी नहीं आ रही सीट। तो इसका मतलब है कि अशोक गहलोत को दिखाई दे रहा है कि क्या नतीजा आने वाला है। अच्छा। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा विस्फोट, राजनीतिक विस्फोट होगा, और शरद पवार जाते हैं तो भी होगा। तो सेटबैक तो जो है इस विपक्षी गठबंधन को लगना है, अगर ये खबर सही होती है तो। चुनाव से पहले अशोक गहलोत कुछ करेंगे ऐसा आपको लगता है? अब उस खबर के आधार पर कह रहा हूँ, मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है, और लगता भी नहीं कि वो क्यों करेंगे, कि चुनाव से पहले जो है वो क्यों छोड़कर चले जाएंगे। ये दिखाई, ये भी लिखा था कि फिर उन्होंने आगे के लिए अपने परिवार की व्यवस्था सब देख ली। हाँ, तो किसने भाई जो रिटायर होने वाले हैं, फिर शरद पवार की ओर जाता है इशारा कि क्या बेटी की व्यवस्था कर ली है उन्होंने। इसका मतलब कुछ बातचीत हो गई है बीजेपी से। उनका कुल कंसर्न इस समय जो है, उनकी चिंता जो है बेटी को स्थापित करने। अच्छा, महाराष्ट्र की राजनीति में एक खबर और है, महाराष्ट्र से बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक स्टेटमेंट आया है, और इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा, क्यों कहा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर कोई साबित कर दे कि मैंने 2 पैसे भी लिए हैं कभी किसी काम के लिए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझ पर भगवान की बड़ी कृपा है कि जिस समाज से मैं आता हूं उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, नहीं तो मैं आज मैं कहीं किसी सरकारी दफ्तर में क्लर्क बना हुआ होता।
और उन्होंने कहा कि ये जात पात की राजनीति हम नहीं करते, जिसको वोट देना है दे, जिसको नहीं देना ना दे। जो अब आज जाति की राजनीति करेंगे, कल कहेंगे बेटी को टिकट दे दो, फिर कहेंगे पत्नी को टिकट दे दो, फिर कहेंगे नहीं हमारे आदमी को किसी और को टिकट दे दो। ये सब मैं नहीं करता हूं, वोट देना है तो दीजिए। दबंग आदमी है, देखिए क्या बोला। कोई आदमी नहीं मिल सकता आपको देश में बोलेगा गडकरी को 2 पैसे दिए, अगर बोला तो छोड़ दूंगा राजनीति। राजनीति है पैसा कमाने का धंधा नहीं है। जो लोग अपने कर्तृत्व पर चुन के नहीं आते वो बोलते मैं जाति हूँ, मला जाति चाहे तुम मला वोट दिया। अब जाति चुन के आने के बाद क्या बोल रहा है, मेरे पत्नी को टिकट दो, मेरे बेटे को टिकट दो, मेरे ड्राइवर को टिकट दो, और कोई नहीं तो मेरे चमचे को टिकट दो। सब पार्टी में यही चल रहा है। गडकरी साहब को लेकर कभी अंदर बाहर वाली खबर चलती रहती है, कभी स्टॉक ऊपर कभी स्टॉक नीचे वाली बातें होती रहती हैं। आजकल क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि एक तो ये जो भ्रम है कि गडकरी जी कहीं और जा सकते हैं या कुछ और करेंगे या राजनीति छोड़ देंगे या भाजपा छोड़ देंगे, ये पूरी तरह से खारिज मैं करता हूं। और ये कर रहा हूं तो ये उन्हीं के हवाले से कर रहा हूं। कई बार होता है कि कुछ लोगों का स्वभाव होता है, इस स्वभाव को लेकर उनको कई बार उनके शुभचिंतकों ने शीर्ष से लेकर और कई बड़े लोगों ने उनको समझाया भी है। वो इस वजह से कि कई बार वो ऐसी बात बोल रहे हैं और उसी वक्त पार्टी में कोई घटनाक्रम हुआ है, दोनों जुड़ जाता है, दोनों की राजनीति एक साथ आती है और चर्चा होने लगती है। लेकिन अभी जो वो कह रहे हैं उसको अगर आप ध्यान से देखिए तो ये सचमुच वही व्यक्ति कह सकता है जो अपने, जिसको कहें कि दम पर राजनीति कर रहा हो, जिसको राजनीति में बहुत ज्यादा कमजोरी नहीं लगती। और ये इस देश में हर कोई जानता है कि नितिन गडकरी की अपनी जो राजनीति रही है महाराष्ट्र से लेकर यहां तक, एक तो वैचारिक उनका जुड़ाव बहुत बताया जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह से बने तो कहा गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बड़ा समर्थन था। लेकिन यह भी सच है कि जहां भी वो रहे, चाहे महाराष्ट्र में मंत्री के तौर पर रहे, फ्लाईओवर मैन के तौर पर जाने जाते हैं, यहां हाईवे मिनिस्टर के तौर पर। और कमाल की बात यह भी है कि पिछले कुछ समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी योजनाओं को लेकर वो ज्यादा इन्वॉल्व हुए हैं। ये एक जो बड़ी कमाल की बात है। और ये ठीक है कि वो जिस तरह से बोलते हैं, जैसे आज ही जो बोल रहे हैं, तो बहुत से लोगों को पीड़ा देगा। हो सकता है कि उन्हीं की पार्टी में बहुत से लोग जिनके परिवार के लोग हों, तो उन्होंने तो यहां तक कहा जब कुछ नहीं हुआ तो चमचों को टिकट दे देंगे। तो अब ये तो किसी को सीधे बात लगेगी, अब किससे जुड़कर निकाली जाएगी ये महत्वपूर्ण होगा। इन्होंने ये भी कहा कि वो 2 पैसे कोई साबित कर दे तो राजनीति छोड़ दूंगा, यूट्यूब से 3 लाख रुपए आता है मेरे घर में, ये भी साफ साफ बता रहे हैं। नहीं खैर, ये तो देखिए नेता लोग नहीं, ये ऐसा है कि प्रधानमंत्री जो सांसदों से बैठक कर रहे हैं उसमें एक ग्रुप में, पहले ग्रुप में नितिन गडकरी रहेंगे, दूसरे में राजनाथ सिंह रहेंगे। तो इस सरकार के बेस्ट परफॉर्मर मिनिस्टर हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन राजनीति की बात आती है तो उनका स्वभाव आड़े आता है। स्वभाव के चक्कर में उमा भारती की राजनीति खत्म हो गई। लेकिन नितिन गडकरी ज़्यादा व्यवहारिक है, वो समझते हैं कहाँ तक जाना है और कहाँ पर रुक जाना है, इसलिए वो पॉलिटिकली सर्वाइव कर रहे हैं। परफॉर्मेंस भी आपके साथ है? परफॉर्मेंस में तो कोई उनका जवाब ही नहीं, कोई उनका मुकाबला नहीं है। जिस तरह से काम किया है 9 साल 9.5 साल, और उससे पहले महाराष्ट्र में जब सरकार थी तब काम किया, उस तरह का परफॉर्मर कोई मुझे नहीं लगता कि इस सरकार में कोई और है। तो इसलिए और विदर्भ में अगर आप देखें, जो नागपुर और चंद्रपुर वगैरह वाला जो एरिया है, उसमें इनकी छवि आप लोगों के बीच में, चाहे वहाँ पे कुनबी हों, चाहे वहाँ के आदिवासी समाज के लोग हों, इनकी छवि कहीं भी जाति वाली नहीं है। तो आप देखेंगे कि ग्राउंड पे लोग नितिन गडकरी जी का जो ये बेबाक बयान है, जिसको पॉलिटिकली इनकरेक्ट हम लोग मानते हैं, लोग इसको बड़ा ही विटी और इसको एंजॉय करते हैं। तो आप ग्राउंड पे जाएं तो ये निगेटिव नहीं जाती है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि गडकरी जी हैं तो कुछ बोलेंगे। अरे हम ही लोगों के बीच में बड़ा रिफ्रेशिंग सा लगता है, अरे नेता है क्यों उसी ढर्रे में क्यों बोलना है, खुल के बोलो। नागपुर का भी है, वहां आपको बहुत लोग मिलेंगे जो व्यंग्यात्मक शैली में ही बोलते हैं, साधारण बात भी बोलेंगे तो उसी अंदाज में बोलेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।